Okay, hi everyone. So today let's discuss this interesting problem. So it says consider the situation of the previous problem. Suppose the block of mass m1 is being pulled by a constant force f1 and the other block is being pulled by a constant force f2. So find the maximum elongation that the spring will suffer. Fine. So इस तरह से हमारे पास एक block है of mass m1. It is connected by a spring of a spring constant k with another block of mass m2. And m1 and m2 is kept on a smooth horizontal surface. This time m1 पे जो force है that is f1 and m2 is being pulled by a constant force f2, right? So हमें बताना है कि मैक्सिमम इलोंगेशन कितना होगा स्प्रिंग में. फाइन. सो देखो इसके पहले भी हमने इस प्रॉब्लम के दो पार्ट सॉल्व किए हैं और दोनों पार्ट हमने दो मेथड से सॉल्व किए थे, राइट? सो एक काम करते हैं, दोनों मेथड से ट्राई करते हैं इस पार्ट को भी सॉल्व करने का. सो फर्स्ट पार्ट में हम किस तरह से करते थे, वहाँ पे हम m1 का इलोंगेशन और m2 का इलोंगेशन स्टडी करते थे लाइक x1 और x2 के टर्म्स में. सो वहाँ पे क्या डिफरेंस था इस केस में और जो प्रीवियस दो केस हमने सॉल्व किए वहाँ पे क्या डिफरेंस है. वहाँ पे देखो नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम जीरो था. लाइक हम सिस्टम डिफाइन करते हैं m1 प्लस m2 प्लस स्प्रिंग. सो इस सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स इन द प्रीवियस टू केसेस वाज जीरो. बट इस केस में अगर हम सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो कितने एक्सटर्नल फोर्सेस लगेंगे. एक तो वेट लगेगा m1 प्लस m2 इंटू जी जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, जो कि बैलेंस हो जाएगा बाय द नॉर्मल रिएक्शन, राइट? बट F1 लगेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पीछे की तरफ और F2 लगेगा आगे की तरफ. दीज आर द एक्सटर्नल फोर्सेस. स्प्रिंग फोर्स तो इंटरनल फोर्स होगा, राइट? इतने फोर्सेस लग रहे हैं. वर्टिकल डायरेक्शन में नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, बट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज नॉट इक्वल टू जीरो बिकॉज F1 इज नॉट इक्वल टू F2. If I say what is the net external force on the system, that will be F2 minus F1 in the right direction. If I am taking F2 is greater than F1, then net external force on the system is F2 minus F1 in the forward direction. So यहाँ पे देखो कि हम जो इक्वेशन लिखते थे किस तरह से लिखते थे कि इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो देन एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी जीरो. बट इन दिस केस एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल नॉट बी इक्वल टू जीरो. कितना होगा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास? F2 माइनस F1 डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम m1 प्लस m2 दैट इज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, राइट? और फिर वहाँ पे हम कहते थे कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास को हम लिख सकते हैं. बट इस केस में हम x1 और x2 के टर्म्स में कोई इक्वेशन नहीं लिख पाएंगे बिकॉज वी डोंट नो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट इसके पहले जो दो प्रॉब्लम्स हमने किए वहाँ पे हमें पता होता था, राइट? लाइक वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी हमें पता होता था. बट इस केस में वी डोंट नो एनीथिंग. सो ये जो इक्वेशन है ये हम नहीं लिख पाएंगे. फर्दर जो सेकेंड इक्वेशन हम लिखते थे दैट इज बाय वर्क डन ऑन द सिस्टम. लाइक कितने फोर्सेस का वर्क हो रहा है आपके सिस्टम में. सो इस केस में किस तरह से होगा कि सिर्फ अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क होता है देन वी कैन कंजर्व द मैकेनिकल एनर्जी, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का भी वर्क हो रहा है देन हम वर्क एनर्जी थ्योरम यूज़ करते थे. सो इस केस में अगर मैं बात करूँ तो देखो कितने फोर्सेस लग रहे हैं. एक तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्सेस लगेंगे जो कि वेट है और नॉर्मल रिएक्शन है उनका कोई वर्क नहीं होगा. वर्क किसका होगा? जो फोर्सेस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, क्योंकि ब्लॉक्स का डिस्प्लेसमेंट सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा ना. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की अगर मैं फोर्सेस की बात करूं तो एक F1 है, एक F2 है और एक स्प्रिंग फोर्स है. अगेन यहाँ पे आप देखो कि सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क नहीं हो रहा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस लाइक F1 और F2 का भी वर्क हो रहा है. सो हमें वर्क एनर्जी थ्योरम यूज़ करना चाहिए एज पर व्हाट वी हैव डन टिल नाउ. सो वहाँ से क्या आएगा? वर्क डन बाय F1 प्लस वर्क डन बाय F2 प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स दैट शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम. दैट इज इनिशियल फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम. नाउ वर्क डन बाय F1 हम अगर लिखते भी हैं F1 इंटू x1 प्लस वर्क डन बाय F2 को अगर हम F2 इंटू x2 भी लिखते हैं. x1 क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फर्स्ट ब्लॉक एंड x2 क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेकेंड ब्लॉक. प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग को अगर हम माइनस चेंज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग भी लिखते हैं. बट यहाँ पे अगेन आप इक्वेशन नहीं लिख पाओगे क्योंकि आपको फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम नहीं पता है, राइट? क्योंकि आप देखो m1 और m2 की फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं पता है ना. देखो फाइनली m1 और m2 साइमल्टेनियसली रेस्ट में नहीं आएंगे जैसे इसके पहले वाले केसेस में आ रहे थे. अगर m1 और m2 साइमल्टेनियसली रेस्ट में आ गए देन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास तो जीरो हो जाएगा. बट वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो नहीं हो सकता बिकॉज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का एक एक्सेलरेशन है,
फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, इट कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब m1 और m2 साइमल्टेनियसली रेस्ट में कभी नहीं आएंगे इस केस में। सो देखो ये जो मेथड है ना ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है और इससे हमें कोई इक्वेशन भी नहीं मिल रहा है। लेट्स मूव टू आवर मेथड नंबर 2। वो उसमें हम क्या करते थे, हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते थे m1 का। सो इस केस में भी हम बनाएंगे। लेट्स एज्यूम कि एलोंगेशन किसी टाइम इंस्टेंट t पे कितना है, x इज द एलोंगेशन इन द स्प्रिंग एट एनी जनरल टाइम t। सो m1 पे फोर्स लगेगा आगे की तरफ, दैट इज k इंटू एक्स। सिमिलरली m2 पे फोर्स लगेगा इन द बैकवर्ड डायरेक्शन k इंटू एक्स, राइट। और एक फोर्स m1 पे पीछे की तरफ लग रहा है F1 और m2 पे आगे की तरफ लग रहा है F2। वर्टिकल डायरेक्शन में मैं फोर्सेस नहीं दिखा रहा क्योंकि वो आपस में बैलेंस हो जाएंगे, वेट विल बी बैलेंस्ड बाय द नॉर्मल रिएक्शन। अब क्या करेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे A1 दैट विल बी F1 माइनस kx डिवाइडेड बाय m1। A1 विल बी इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। सिमिलरली A2 की अगर मैं बात करूँ F2 माइनस k इंटू एक्स, नेट फोर्स इन द राइटवर्ड डायरेक्शन डिवाइडेड बाय m2। सो ये एक्सेलरेशन कहाँ आएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। नाउ अब हम क्या करेंगे, रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालेंगे। रिलेटिव एक्सेलरेशन किस तरह से होगा, F1 माइनस के एक्स डिवाइडेड बाय m1 प्लस F2 माइनस के एक्स डिवाइडेड बाय m2। दिस इज द रिलेटिव एक्सेलरेशन। अब रिलेटिव एक्सेलरेशन को आप क्या लिखोगे, v इंटू डी वी बाई डी एक्स, और ये सारे के सारे टर्म्स रिलेटिव होंगे, मीन्स वी आर, यहाँ पे भी वी आर, और एक्स आर। एक्स आर क्या है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक्स, मीन्स m1 और m2 के बीच में कितना रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हुआ, और जितना रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा बिटवीन m1 एंड m2 ब्लॉक्स के बीच में, वही इलोंगेशन होगा स्प्रिंग में। मीन्स इलोंगेशन का वैल्यू इज इक्वल टू द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द टू ब्लॉक्स। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि x को आप xr भी लिख सकते हो, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द टू ब्लॉक्स दैट इज xr, एंड जितना रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही इलोंगेशन होगा स्प्रिंग में। सो xr विल बी इक्वल टू x। सो यहाँ पे जो आपने x लिखा है ना, इसे xr से रिप्लेस कर सकते हो। नाउ अब क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। सो डी एक्स आर को उस तरफ ले जाते हैं और इंटीग्रेट करते हैं। सो लिमिट्स की अगर हम बात करें, सो इनिशियली व्हाट वाज द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द टू ब्लॉक्स, जीरो। इनिशियली दोनों ब्लॉक रेस्ट में थे जब F1 और F2 हमने अप्लाई किया। और फाइनल कंडीशन क्या है, और यहाँ पे इलोंगेशन मीन्स इलोंगेशन भी जीरो होगा, और यू कैन से रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट भी इनिशियली जीरो था। ना फाइनल केस की हम बात कर रहे हैं जहाँ पे इलोंगेशन मैक्सिमम हो जाएगा। मैक्सिमम इलोंगेशन में आप देखो कि रिलेटिव वेलोसिटी अगेन जीरो हो जाएगी। अब क्यों जीरो हो जाएगी, आप इसे इस तरह से फील करने की कोशिश करो कि जब तक इनके m1 और m2 के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी है तब तक इलोंगेशन इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। जो क्रिटिकल केस आता है वो तब आता है जब m1 और m2 की वेलोसिटी ना सेम हो जाती है। m1 और m2 की जब वेलोसिटी सेम हो जाती है, इट मीन्स रिलेटिव वेलोसिटी जीरो आ जाती है। उसी केस में मैक्सिमम इलोंगेशन होता है, या फिर मैक्सिमम कंप्रेशन भी उसी केस में होता है। नाउ ये क्यों होता है, अगर रिलेटिव वेलोसिटी है तो इसका मतलब है कि या तो इलोंगेशन इंक्रीज कर रहा है या तो इलोंगेशन डिक्रीज कर रहा है, राइट। अगर इलोंगेशन कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, राइट, इनके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी है, सो क्रिटिकल केस तभी आएगा जब मैक्सिमम इलोंगेशन और मैक्सिमम कंप्रेशन का केस तभी आता है जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाती है। जैसे हमने इसके पहले केस में डिस्कस किया था, राइट। पहले दो केस में हमने डिफाइन किया था कि जब सेम हो जाएगा वेलोसिटी तभी क्रिटिकल केस आता है। सो उस केस में रिलेटिव वेलोसिटी अगेन जीरो हो जाएगी। सो ये वाला टर्म तो पूरा का पूरा जीरो हो गया। नाउ इसे सॉल्व करते हैं। F1 इंटू एक्स आर माइनस के इंटू एक्स आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और 1/m1, राइट, प्लस F2 इंटू एक्स आर माइनस के इंटू एक्स आर स्क्वायर बाई 2 और 1/m2 दैट शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। और इसमें लिमिट कहाँ से कहाँ पुट करनी है हमें, ज़ीरो से लेकर के एक्स मैक्स तक। सो देखो ये जो एक्स आर है सिंपली आप एक्स मैक्स से इक्वेट कर सकते हो, राइट। ऊपर वाली लिमिट एक्स मैक्स है और नीचे जीरो है। सो जीरो वाली जीरो लिमिट पुट करने पे पूरा टर्म जीरो, और एक्स मैक्स पुट करने पे एक्स आर रिप्लेस हो जाएगा बाय एक्स मैक्स। सो देखो एक्स मैक्स कॉमन आ जाएगा पूरी इक्वेशन में से। एक्स मैक्स अंदर क्या बचेगा, 1/m1 F1 माइनस के इंटू एक्स मैक्स बाई 2 प्लस 1/m2 F2 माइनस के इंटू एक्स मैक्स बाई 2, राइट, और दैट इज इक्वल टू जीरो। नाउ एक्स मैक्स कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। ये इनिशियल कंडीशन है जहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी जीरो था और सेपरेट जो डिस्टेंस था रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट वो भी जीरो था। नाउ यहाँ से सॉल्व करो, यहाँ से आपको आंसर मिलेगा F1/m1 प्लस F2/m2, राइट, दैट इज इक्वल टू एक्स मैक्स वाले टर्म एक तरफ ले जाओ, सो k/2 कॉमन आ गया और एक्स मैक्स भी कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा, 1/m1 प्लस 1/m2, राइट।
so x max will be equal to 2 by k और f1 m2 plus f2 m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m1 इंटू m2 हो जाएगा और ये ऊपर जाएगा राइट. सो m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. सो m1 m2 तो वैसे भी कैंसिल हो रहा है. सो ये जो बचा हुआ आंसर आ रहा है ना, दिस इज योर मैक्सिमम elongation in the spring. So I think it's clear. Let me know if you still have any confusion. We can discuss further. Okay guys, keep working hard. Best of luck. Bye.